हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सब सकुशल होंगे। तो अभी जो हमारी पिछली क्लासें चली हैं, आज के पहले तक हम लोगों ने बाल विकास का अर्थ और उसी में विकास को पढ़ते हुए हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पढ़ा हुआ है ना। तो हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जो पढ़ा है, इसमें हमने जाना है कि शैशवावस्था का अर्थ क्या है या शैशवावस्था के लक्षण क्या होते हैं, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। साथ ही हमने जाना कि शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि होने वाले बच्चे का होने वाला जो शारीरिक विकास है, कौन सा? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। अब अगर हम इस शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास हमें तीनों अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों में पढ़ना है। लेकिन इससे और ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले माता पिता को किस प्रकार से बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो शारीरिक विकास है, हम लोग शैशवावस्था ना पढ़ के पहला जो विकास पढ़ेंगे हम शैशवावस्था पढ़ेंगे, शैशवावस्था में होने वाला शारीरिक विकास। दूसरा पढ़ेंगे बाल्यावस्था में होने वाला शारीरिक विकास, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक विकास। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि बच्चा जब वो जन्म लेता है और वो शिशु कहलाता है, उससे पहले भी एक चरण से वो होकर के गुजरता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जन्म पूर्व। क्या कह सकते हैं? जन्म पूर्व होने वाला बच्चे का शारीरिक विकास। ठीक, तो जन्म पूर्व को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गर्भावस्था। क्या बोलेंगे? गर्भावस्था में होने वाला बच्चे का शारीरिक विकास। अगर हम गर्भावस्था की बात करें, इसमें बच्चे का विकास किस ढंग से होता है या गर्भ में बच्चे के रहने की जो समय सीमा है वो कितनी होती है, उसको हम अब आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि बच्चा गर्भ में है और उसकी उम्र कितनी है, तो उसको हम दो प्रकार से देखते हैं। एक देखते हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग चंद्रमास के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? चंद्रमास। और दूसरा जो शब्द आता है उसको बोलते हैं कैलेंडर मास। क्या जानते हैं? कैलेंडर मास के नाम से। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि चंद्रमास और कैलेंडर मास दोनों में क्या अंतर है। चंद्रमास की अगर हम बात करें कि जो हम लोग महीनों का निर्णय चंद्रमा के घूमने के आधार पर निर्णय लेते हैं कि अमावस्या से पूर्णमासी, पूर्णमासी से अमावस्या से तात्पर्य है, इसमें ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रमा जो है 29 से 30 दिन में, औसत देखा जाए तो 29.5 दिन में क्या करता है चंद्रमा? एक महीना पूरा कर लेता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे मानते हैं कि इसके हिसाब से 10 महीने में लगभग 295 दिन होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि बच्चा का जो गर्भकाल है वो लगभग 10 महीने अर्थात 295 दिन के बीच की मानी जाती है। लेकिन अगर यहीं पर दूसरी बात करें हम कैलेंडर मास के अनुसार, तो कैलेंडर मास का जो मानक है कि ये कैलेंडर मास से तात्पर्य है कि जो सूर्य के घूमने पर जो महीने का निर्णय होता है या महीना हम लोग गिनते हैं, या कहें कि हम जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो महीना गिनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जो चंद्रमास है उसमें जो हम लोग हिंदी कैलेंडरों के नाम से चैत, बैसाख, आषाढ़ ऐसे गिनते हैं, उसके आधार पर है। तो अगर इसके आधार पर हम देखें कैलेंडर मास में, तो इसका जो दिन है कि कितने दिन में महीना पूरा हो रहा है, तो वो लगभग आता है 30 दिन में, 30 से 31 दिन। तो जो इसका औसत निकालते हैं वो 30.5 दिन। ठीक है, 30.5 दिन के आधार पर, या कहीं पर 30.4 भी देखने को मिल जाता है कि इतने दिन में महीना क्या होता है? पूरा हो जाता है। तो इस हिसाब से कैलेंडर मास के आधार पर देखते हैं तो जो बच्चे का गर्भावस्था का काल है वो 9 मंथ है। 9 मंथ से तात्पर्य है कि अर्थात 274 या 275 दिन, 275 दिन। अब अगर इस आधार पर हम देखेंगे कि बच्चे का जो एक औसत, दोनों को मिला करके देखें, चंद्रमास और सूर्यमास के आधार पर अगर देखें, मैं औसत निकाल कर देखेंगे, या हमारे जो मनोविज्ञान की शाखा, मनोविज्ञान में हम लोग बाल विकास पढ़ते हैं, उस आधार पर देखेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग बच्चे के गर्भावस्था का जो समय होता है वो 270 दिन का होता है। कितना होता है? 270 दिन का होता है। अब इसी को और थोड़ा सा हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 40 सप्ताह
40 सप्ताह भी देखने को मिलता है। ये भी कहते हैं कि 40 सप्ताह कह सकते हैं, 270 दिन भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर तो 280 दिन भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि शुरुआत से और अब तक के बीच में कि कितने से कितने दिनों तक का जो गर्भावस्था का समय देखने को मिला है, तो शुरुआत कम से कम की बात करेंगे तो हम लोगों को हमारे उसमें जो है 180 दिन देखने को मिलते हैं कि सबसे कम समय का जो गर्भ शिशु था वो 180 दिन में स्वस्थ हुआ। और दूसरा बात करें तो कहीं ना कहीं पर 334 दिन भी देखने को मिलता है। ये तो हो गई इसकी सीमा, समय सीमा। लेकिन इसमें भी अगर हम देखेंगे, समय सीमा के बाद भी अगर हम देखें तो गर्भावस्था में भी 3 अलग अलग भागों में पड़ते हैं। गर्भावस्था की भी 3 अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक पहली जिसको हम बोलते हैं डिंबावस्था। डिंबावस्था। अब ये डिंबावस्था से तात्पर्य क्या है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ ओवम। पीरियड ऑफ ओवम बोलते हैं। जिसमें ये जो समय सीमा होती है गर्भ में शिशु के पल रहे होने की, ये होती है मतलब कि गर्भ धारण से लेकर के, या कह सकते हैं कि 0 से 2 सप्ताह की होती है। और इसी में जो दूसरी अवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिंडावस्था। जो दूसरी है उसको बोलते हैं पिंडावस्था। अब पिंडावस्था से तात्पर्य, इसमें अगर बात करें इसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं, पीरियड ऑफ एम्ब्रायो। पीरियड ऑफ एम्ब्रायो बोलते हैं। इसकी जो गर्भ में रहने की जो समय सीमा है वो होती है 3 वीक से 8 वीक तक। इस अवस्था को हम लोग पिंडावस्था बोलते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, जहां से बच्चे में जीवन उत्पन्न होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणावस्था। जो तीसरी अवस्था है जिसको हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं भ्रूणावस्था। ठीक है। अब भ्रूणावस्था को इंग्लिश में हम लोग फेट्स बोलते हैं, फेट्स, पीरियड ऑफ फेट्स। ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये 9वें वीक से लेकर के 9th वीक से लेकर के और बच्चे के जन्म तक चलता है। अब इस समय इसका महत्व क्या है, बात करें हम इसको, जानकारी का महत्व क्या है। बात करेंगे कि इस समय ज्यादातर बच्चे को कुपोषित होने का खतरा होता है। कुपोषित कैसे होगा? माता के ठीक से खान पान के न कारण। अगर माँ का खान पान ठीक नहीं है और साथ ही वो किसी प्रकार के टॉक्सिन्स यानी कि मादक पदार्थों का सेवन कर रही है, या किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रही है, चाहे काफी, सिगरेट, शराब, अफीम, निकोटीन, या शारीरिक एवं मानसिक किसी भी प्रकार की कोई थकान है, या कहे कि जो संवेगात्मक चोटें हैं या संवेगात्मक झटके हैं, या फिर कहा जाए कि उनको किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या किसी प्रकार की कोई संक्रामक रोग हैं, उनकी वजह से बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। और यहाँ पर पड़ने वाला प्रभाव हम इसीलिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर पड़ने वाले प्रभाव से ना बच्चा अगर जन्म लेने के बाद भी उसका विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। समस्या यह है कि अगर वहां पर बच्चा किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है तो या तो उसका विकास देरी से स्टार्ट होता है या तो फिर ना के बराबर होता है, जिससे बच्चा क्या होता है, मानसिक या शारीरिक अक्षम होता जाता है। ठीक है। तो हमने देखा कि बच्चे का गर्भकाल में होने वाला जो विकास था, जो डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। अगर इसको और विस्तार से आपको देखना हो तो आप जूलॉजी का जो प्रजनन प्रक्रिया है उसमें आप देख सकते हैं। अब देखेंगे कि हम शारीरिक विकास जो है अन्य अवस्थाओं में किस ढंग से होता है। तो जो हमारे बाल विकास में पढ़ी जाने वाली मुख्य अवस्थाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 है। पहली है जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। पहली है शैशवावस्था जिसको हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं, और दूसरी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में होने वाला शारीरिक विकास, और तीसरा आता है जिसको हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक विकास। जो तीसरा विकास है वो कौन सा है? किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक विकास। इसमें से अगर हम शुरुआत करें शैशवावस्था में होने वाला विकास, अगर शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जो शैशवावस्था की उम्र है वो 0 से 6 साल तक मानी गई है। 0 से 6 साल तक मानी गई है शैशवावस्था की अवस्था।
अब 0 से 6 साल में भी देखते हैं अगर हम कि जो इस समय बच्चे का शारीरिक विकास होता है, और इस शारीरिक विकास में अगर हम पढ़ें, सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऊंचाई। ऊंचाई जिसको हम लोग बोलेंगे हाइट। बच्चे की हाइट किस ढंग से बढ़ती है, ऊंचाई किस ढंग से बढ़ती है। तो ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसमें से दो चीजें, एक को मेल और एक फीमेल। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो जो मेल यानी बालक है, शिशु है, बालक है, उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 51.5 सेंटीमीटर मानी जाती है। ऐसा औसत मिलता है, जरूरी नहीं कि हर बच्चे के साथ ऐसा ही हो, ठीक है। और दूसरी अगर यही बालिका की बात करें तो उसकी जो हाइट होती है वो होती है 51 सेंटीमीटर पूरी। वही अगर बात करें, ऐसा माना जाता है कि बच्चा 1 साल तक ज्यों ही पूरा होता है ना, तो उसकी जो हाइट है वो अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती है, और बच्चा 1 साल होते 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 1 साल में इसका जो ऊंचाई है, हाइट है, बढ़ करके 73.9 सेंटीमीटर हो जाती है। वहीं अगर हम बालिका की बात करें, वो 72 पॉइंट जाकर के 72.5 उसकी ऊंचाई हो जाती है। ये है जन्म के समय, जन्म के समय, और ये है 1 ईयर में। देख आप समझ पा रहे होंगे कि 51 सेंटीमीटर से सीधा 73 सेंटीमीटर हो रहा है। इधर ये लड़की है 51 से सीधा जाकर के 72 सेंटीमीटर हो रही है। और यही जब बच्चा बाल्यावस्था पूर्ण कर रहा होता है, बाल्यावस्था पूर्ण कर रहा होता है, 6 साल का हो रहा होता है, उस समय की जो इसकी औसत ऊंचाई है वो बढ़ करके एक बालक जो है वो 108.5 सेंटीमीटर जाकर के पहुंच जाता है। और वहीं अगर इसकी तुलना में बात करें, लड़की जो है वो पहुंचती है 107.8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 107.4 सेंटीमीटर बालिका की हाइट हो जाती है। तो इस अवस्था में देखते हैं हम कि हर जगह पर जन्म के समय भी बालक की हाइट ज्यादा है, बालिका की कम है। वहीं पर पहले साल में भी बालक की ज्यादा है, बालिका की कम है। और 6 साल का होते होते, बाल्यावस्था खत्म होते, बालिका की जो हाइट है वो भी इस अवस्था में बच्चे की अपेक्षा, शिशु के, बालक की अपेक्षा बालिका की हाइट क्या होती है, कम रह जाती है। इसी में हाइट पढ़ने के बाद हम देखते हैं भार। भार, अब यहां पर भार से तात्पर्य है वेट। वेट दोनों का देखते हुए चलेंगे। एक बालक, बात करें बॉयज, और दूसरा गर्ल। पिछली बार हम लोगों ने मेल और फीमेल नाम डाल दिया था, महिला और पुरुष। हम जहां तक कि अगर देखें तो बालक और बालिका पढ़ते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल की बात आगे आती है, ठीक है। तो अब वहीं पर हम देखें कि जब बच्चा जन्म लेता है, अब हम तीन कैटेगरी में इसको भी देख लेते हैं कि एक, जब बच्चे का जन्म होता है, और जब वो 1 साल का होता है, और या वो जब वो क्या होता है, 6 साल का हो जाता है। अगर 3 प्रकार से पढ़ें, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसका जो वजन होता है, जो बेबी बॉय होता है उसका होता है 3.2 kg, ठीक, ये जन्म के समय होता है। लेकिन यही बच्चा जब 1 साल तक पहुंच जाता है तो इसका वजन बढ़ करके हो जाता है 8.4 kg। और यही बच्चा जब वो 1 साल, 6 साल लगभग कंप्लीट करता है, और बाल्यावस्था खत्म होने की स्थिति में होती है, और किशोरावस्था शुरुआत हो रही होती है, उस समय इसकी उम्र होती है 16.3 kg। और वही अगर इसकी बात करें, हम इसकी तुलना में बात करें लड़की की, तो जन्म के समय ये क्या है कि लड़के से 200 ग्राम कम होती है, इसका वजन होता है पूरा पूरा 3 kg। लेकिन वही जब लड़की बढ़ करके 1 साल की होती है तो उसका वजन हो जाता है 7.8 kg। और वही अगर और इसको हम देखें कि जब बाल्यावस्था खत्म हो रही होती है तब लड़की का भार क्या होता है, तो वो पहुंच जाता है पूरा पूरा 16 kg। ठीक, तो हमने जो शारीरिक विकास की दृष्टि से देखा तो दो चीजें हमने देख ली, एक उसकी ऊंचाई देख ली, दूसरा उसका भार देख लिया। अब तीसरी बात आती है कि अब और कौन से पॉइंट्स हैं जो शारीरिक विकास में देखने को मिलते हैं। तो उसमें से तीसरा पॉइंट जो आता है उसको हम पढ़ेंगे सिर तथा मस्तिष्क, जिसको बोलेंगे हेड एंड ब्रेन। ठीक,
अब अगर इस समय हम सिर की बात करें कि बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसका सिर का वजन क्या होता है, सिर का साइज क्या होता है, तो उस समय बच्चे के अगर सिर की साइज की बात करें तो उसका सिर होता है उस समय उसके बॉडी का, बच्चे के शरीर का 1/4 हिस्सा सिर ही होता है। बच्चे के शरीर का 1/4 हिस्सा क्या होता है, सिर होता है। और जो जो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके सिर का आकार भी क्या है, बड़ा होता जाता है। ये बात चल रही है नवजात शिशु की। कौन सी? नवजात शिशु की बात कर रहा हूं मैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसको, उस समय उसको नवजात बोलते हैं और उसकी जो अवस्था होती है वो लगभग 4 सप्ताह तक नवजात माना जाता है। और उस समय जब बच्चे का जो सिर होता है वो उसके शरीर का 1/4 हिस्सा होता है। ठीक है। अब उसी में से अगर हम बात करें मस्तिष्क की, ब्रेन, हम सब जानते हैं कि जो एक प्रौढ़ व्यक्ति है उसका जो मस्तिष्क है वो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक का माना जाता है। कहीं पर 1300 ग्राम भी मिलेगा, कहीं पर 1300 ग्राम, 1350 ग्राम, 1400 ग्राम ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर उसी में से हम बात करें इसको, अगर इसकी अगर हम बात करेंगे कि जब बच्चे का जो ब्रेन होता है वो कितना होता है, तो वो उस समय होता है 350 ग्राम। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसका जो ब्रेन होता है वो कितना होता है, 350 ग्राम होता है। ठीक है। अब वो जब बच्चा 6 साल कंप्लीट कर रहा होता है, 6 साल का हो गया होता है और बाल्यावस्था खत्म हो रही होती है, किशोरावस्था प्रारंभ हो रही होती है, उस समय अगर बच्चे के ब्रेन या मस्तिष्क की बात करें तो वो बढ़ करके 1250 ग्राम का हो चुका होता है। 1250 ग्राम का हो चुका होता है। अब इस 1250 ग्राम की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि जो एक प्रौढ़ व्यक्ति है, एक सामान्य स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति है, उसके वजन का 90% ब्रेन बाल्यावस्था खत्म होते होते, शैशवावस्था खत्म होते होते, बाल्यावस्था प्रारंभ होते होते बच्चे का ब्रेन क्या है वहां तक पहुंच चुका होता है। ठीक। अब वो इसी में अगर हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इसको चौथे नंबर में बात करेंगे। हमने तीन चीजें पढ़ी, एक बच्चा का ऊंचाई, एक बच्चे का वजन, एक बच्चे का सिर तथा मस्तिष्क। अगर चौथी बात करें तो वो आती हैं हड्डियां। क्या आती हैं? हड्डियां, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन्स। अब इस समय जन्म ले लेता है उस समय माना जाता है कि बच्चे में लगभग 270 हड्डियां होती हैं, कहीं कहीं पर 270 से 300 के बीच में भी, क्योंकि इस समय बच्चे में झिल्लियां पतली पतली होती हैं। तो ये परफेक्ट आंकड़ा नहीं, लगभग या देखा जाए तो 270, कहीं कहीं पर 270 से 300 भी पढ़ने को मिलता है। कहीं पर अगर हम बात करें कि ये हड्डियां, भाई एक सामान्य पुरुष में तो 206 हड्डियां होती हैं और एक शिशु में 270 होती हैं, हड्डियां ज्यादा हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय बच्चे में हड्डियों की जगह क्या होती है, कुछ पतली पतली झिल्लियां होती हैं। जब बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तो झिल्लियां आपस में क्या करती हैं, जुड़ती जाती हैं। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें कि जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, अत्यंत छोटी होती हैं, कोमल होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस समय जो हड्डियां हैं ना वो लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल जिसको बोलेंगे। इस उम्र में हड्डियां छोटी होंगी, कोमल होगी, लचीली होंगी, यहां तक कि पतली झिल्ली के रूप में होंगी, पतली झिल्ली के रूप में होती हैं। और वो उम्र बढ़ते बढ़ते क्या होती है, वो आपस में जुड़ जाती हैं। अच्छा, सबसे विशेष बात यहां पर आप देखेंगे कि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं ना, उसमें अगर बालिका की बात करेंगे तो जब हड्डियों की मजबूती की बात करेंगे तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हड्डियां ज्यादा मजबूत होती हैं इस उम्र में। शैशवावस्था में जब हड्डियों की मजबूती की बात आएगी तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की हड्डियां क्या होती हैं, ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है। अब हम आगे पांचवा पॉइंट पढ़ें जिसको बोलेंगे दांत। क्या बोलेंगे? दांत। अगर इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे टीथ। अब पहली बात आती है कि हड्डी क्या दांत नहीं है या दांत हड्डी नहीं है। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि हड्डियां दांत हैं या जो दांत हैं वो हड्डियों के ही बने हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। बात करें हम हड्डियों की तो हड्डियों में देखा जाए कि अगर ये टूट फूट डैमेज हो जाती है तो इनमें स्वयं जुड़ने की क्षमता होती है और ये स्वयं विकसित होती है। लेकिन दांतों की बात करें, अगर ये अलग हो गए, खराब हो गए, तो इनमें स्वयं ठीक होने की संभावनाएं नहीं होती है, ना कभी ठीक होते हैं।
दूसरे नंबर में बात करें जो हड्डियां हैं उसमें बोन मैरो मिलता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, लेकिन दांत में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। तीसरी बात करें, हड्डियों की अपेक्षा दांत अत्यंत मजबूत होते हैं। ठीक है, तो अगर दांतों की बात करें तो जब बच्चा 6 से 7 मंथ का होता है उस समय उसके दूध के दांत, या इसी को हम लोग अस्थायी दांत भी बोलते हैं। जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो उसके दूध के दांत कहें अस्थायी दांत। अस्थायी से तात्पर्य होता है जो टिकने वाले नहीं है, वो परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो 6-7 महीने में बच्चे के दूध वाले दांत निकलना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1 से 1.5 साल तक में बच्चे के सभी का मतलब क्या है कि उस समय बच्चे के सिर्फ 20 दांत होते हैं। शैशवावस्था में बच्चे के जो दांत होते हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है, 20 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो दांत है वो 6-7 महीने में लगभग निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, और बाल्यावस्था खत्म होते होते उसके सभी 20 दांत निकल आते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 6-7 वर्ष बच्चा पूरा कर रहा होता है, बाल्यावस्था खत्म हो रही होती है, उसी समय ये जो दूध के दांत है ना वो उखड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि बाल्यावस्था खत्म होते ही उसके 1-2 दांत निकल जाते हैं, और 1-2 दांत स्थायी दांत, उनके निकलने पर उनके बदलने की संभावना नहीं हो, वो क्या करते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे छठवीं बात करें, कौन सी छठवीं बात, मांसपेशियां, मसल्स जिसको बोलेंगे, मांसपेशियां, मसल्स। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर का 23% मतलब 23% हिस्सा जो होता है वो किससे बना होता है, मसल्स से बना होता है। लेकिन यही बच्चा जब 6 वर्ष कंप्लीट कर रहा होता है, अर्थात बाल्यावस्था कंप्लीट कर रहा होता है, तो उसके पास मसल्स का औसत जो है वो 25% क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा अन्य अंगों की बात करेंगे। अगला पॉइंट अगर हम देख लें साथ में, अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स जिसको बोले। अब अन्य अंग में क्या देखेंगे कि हम देखें भुजा, क्या देखें, भुजा। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे की भुजाएं हैं ना वो अपनी गति से 2 गुना, कैसे 2 गुना तेजी से बढ़ती हैं। जो बच्चे की टांग है, क्या है, टांग है, वो 1.5 गुना तेजी से क्या करती है, विकसित होती है। इसी समय अगर बच्चे की हम हार्ट बीट की बात करें, हृदय की बात करें, कौन सी, हृदय की बात करेंगे, तो उस समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी हार्ट बीट होती है 140 बार प्रति मिनट। अब वही जब बच्चा बाल्यावस्था कंप्लीट कर रहा होता है उस समय उसकी पहुंच जाती है 100 बार प्रति मिनट। मतलब कि 1 मिनट में जब बच्चा जन्म लेता है तो 140 बार उसका हृदय धड़कता है, और जब वही बच्चा 6 साल का होने वाला होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन है, वो 100 तक पहुंच जाती है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अगर जो पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चे के शारीरिक विकास में, उसको हम लोग बोलेंगे गामिक नियंत्रण। क्या बोलेंगे, गामिक नियंत्रण, गामिक नियंत्रण। अब अगर इसी को हम बात करें, गामिक नियंत्रण से तात्पर्य क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे मोटर कंट्रोल। क्या बोलेंगे, मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल से तात्पर्य है कि बच्चा कौन कौन सी गतियां करने लगता है। अब अगर बात करें जब बच्चा जन्म लेता है उसका जो शारीरिक विकास हो रहा होता है, तो सबसे पहले बच्चा सिर से पैरों की ओर, अब सिर से हम बात करेंगे तो पहले उसकी आंखें आती हैं। आंखें आती हैं तो ऐसा मानते हैं, अब इसी में से अगर हम देख लें आंख के बारे में बात करेंगे तो बच्चा जब जन्म लेता है अपनी आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं गोलाकार नहीं घुमा सकता है। उसको अगर जिधर भी देखना है तो उसको अपनी पूरी गर्दन करनी होती है। लेकिन अगर यहां पर बात करें कि जब बच्चा 2 से 3 महीना होता है तो वो चीजों को कैसे अपनी आंखों को क्षैतिज घुमा सकता है, क्षैतिज घुमा सकता है। वही बच्चा जब 3 से 4 महीने का होता है तो इसको कैसे ऊर्ध्वाधर घुमा सकता है, वर्टिकल, ऊपर से नीचे। और यही बच्चा जब 6 से 7 महीने हो रहा होता है तो क्या करता है, अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगता है। आंखों की बात की। अब इसके बाद देखेंगे कि जब बच्चा 1 महीने का होता है
तो क्या करता है, अपना सिर उठाने लगता है। अच्छा, और एक बात बताएं, जब बच्चा 1 सप्ताह का हो जाता है तो उसमें एक नेचुरल, स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगती है, मुस्कुराहट आ जाती है उसके चेहरे पर। और ज्यों ही वो 1 महीने का होता है अपना सिर उठाने लगता है, 4 महीने का होता है तो किसी के सहारे के साथ बैठने लगता है, 7 महीने का होता है तो बिना सहारे के बैठने लगता है, वहीं अगर 10 महीने का हो गया तो घुटनों के बल चलने लगता है, अगर 14 महीने का हो गया तो लगभग खड़ा होने लगता है, और 15 महीने में वो क्या है, चलने लगता है। ये हमने देख लिया कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो किन किन स्तरों से होकर के चलता है। फिर से मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं। जैसा पहला विकास शारीरिक में हम पढ़ेंगे बच्चे की ऊंचाई, फिर बच्चे का भार, फिर बच्चे का जो सिर तथा मस्तिष्क, फिर हड्डियां, दांत, मांसपेशियां, अन्य अंग और गार्मिक नियंत्रण हम लोगों ने देख लिया। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 2 अवस्थाएं भी और बच रही हैं। एक बच रही है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में होने वाला बच्चे का शारीरिक विकास, और दूसरी बात करेंगे हम किशोरावस्था में होने वाला बच्चे का शारीरिक विकास। ठीक, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर इसके पहले जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरी ही इसी यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, आप एक बार जाकर के उनको देख लीजिए। थैंक यू।